तो ये सीन जो हमें देखने को मिला और ये सीन जो आईमैक्स पे रिलीज हुआ, इन दोनों में काफी अंतर है। यहाँ हम एक तरह के काउंटडाउन को देख सकते हैं जो पूरी ट्रेलर में हमसे छिपाया गया। क्लियर हमें यहाँ पर 2 दिन 7 घंटे और कुछ मिनट भी होंगे जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये इवेंट बिल्कुल कॉमिक रेफरेंस है, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसे ही गैलेक्टस के लिए काउंटडाउन किया गया था। और यहाँ ये काउंटडाउन सिर्फ फैंटास्टिक 4 के लिए सीमित नहीं था, बल्कि पूरा शहर इस काउंटडाउन को देख रहा था। अब अगर ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिल रहा है तो मूवी सच में इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरा मुद्दा कि इस मूवी में 4 साल का गैप भी दिखाया जाएगा और इसमें जो हमें इवेंट दिखाएंगे वो काफी हद तक कॉमिक से अडेप्ट किया जा रहा है। इसीलिए आज हम फैंटास्टिक 4 के ट्रेलर को उनके कॉमिक्स रेफरेंस से समझेंगे, क्योंकि जितना भी हमें ट्रेलर में देखने को मिला है ऐसा लग रहा है कि इसको पहले ही कहीं कॉमिक्स में देखा है। तो क्या है ये नई चीज, आखिरी तक जरूर सुनना। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि ये फैंटास्टिक 4 का ट्रेलर देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको पहले भी कहीं देखा है, क्योंकि ट्रेलर में हमने जितने भी इवेंट होते देखे वो सिमिलर हैं इस कॉमिक सीरीज से। और इस कॉमिक्स का नाम है फैंटास्टिक 4 लाइव स्टोरी, जिसको लिखा है मार्क रसल ने, जो आई थी 2021 में। इसके 6 इशू थे और इसकी जो कहानी है वो फैंटास्टिक 4 की बेहतरीन कहानी में से एक मानी जाती है। वही ये एक तरह की लाइव स्टोरी कॉमिक सीरीज है जहां एक तरह की इनकी पूरी जिंदगी दिखाई जाती है। 1960 से फैंटास्टिक 4 का सफर शुरू हुआ और 1980 में जॉनी स्टॉर्म 80 साल का हो गया। मिस्टर फैंटास्टिक के बच्चे फ्रैंकलिन और वलेरिया भी इसमें काफी बड़े दिखाए गए हैं। और इसी कहानी में एक इवेंट ऐसा भी था कि जब फैंटास्टिक 4 के साथ जब सभी लोग ये स्पेस में गए, तब मिस्टर फैंटास्टिक एक साइकिक लिंक से गैलेक्टस से जुड़ गए, जिसकी वजह से मिस्टर फैंटास्टिक कई सालों तक इस कॉस्मिक फिगर गैलेक्टस से परेशान रहे। मिस्टर फैंटास्टिक को गैलेक्टस के विजन आने लगे और ये ऐसे डरावने विजन थे कि गैलेक्टस पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। इस डर से लड़ने के लिए और गैलेक्टस को रोकने के लिए मिस्टर फैंटास्टिक ने डॉक्टर डूम से हाथ मिला लिया। और अगर ट्रेलर में भी हम मिस्टर फैंटास्टिक को देखें तो वो पूरी ट्रेलर में गैलेक्टस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नजर आए। अब बस देखना ये है कि RDJ डॉक्टर डूम को ऐसे दिखाया जा सकता है जैसा यहाँ इस कॉमिक सीरीज में दिखाया जा रहा है। फिलहाल एक तरफ मिस्टर फैंटास्टिक गैलेक्टस को रोकने के लिए प्लान बना रहे होते हैं और फिर चौथे इशू में सिल्वर सर्फर इस अर्थ पर आ जाता है, जो वार्निंग देके जाता है मिस्टर फैंटास्टिक को, बिल्कुल ट्रेलर की तरह। और यहाँ सिल्वर सर्फर एक डेट भी बताता है और कहता है कि आज से 10 साल बाद गैलेक्टस इस अर्थ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद इशू 5 में गैलेक्टस इस अर्थ पे आता है और फैंटास्टिक 4 इसी चीज से परेशान थे कि उन्होंने अपने पिछले 10 साल गैलेक्टस को रोकने के लिए दिए, लेकिन अब वो पल आ गया है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और इसी कॉमिक्स की तरह मिस्टर फैंटास्टिक को हम इस ट्रेलर में भी देखते हैं। देखने में ऐसा है कि उनके कंधे पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उन्हें गैलेक्टस से इस दुनिया को बचाना है और ये भी साफ हो रहा है उनके चेहरे से कि वो लगातार फेल हो रहे हैं। जॉनी और द थिंग के चेहरे से भी समझ में आता है कि गैलेक्टस का मुद्दा कितना गंभीर है। वही जब तक सिल्वर सर्फर अर्थ पे नहीं आई थी तब तक फैंटास्टिक 4 एक ग्राउंडेड लेवल के हीरो थे, जैसे मोलमैन को पकड़ लिया या मैड थिंकर या बाकी भी कुछ छोटे मोटे विलन। लेकिन जब से ये कॉस्मिक थ्रेट गैलेक्टस इनके सामने आया तब इससे डील करना वाकई इनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये अर्थ के एकमात्र ही सुपर हीरो टीम है। इसीलिए जब मीडिया इनसे पूछती है कि क्या हम वाकई सेफ हैं, तब इनका जवाब होता है कि मुझे नहीं पता। वहीं कॉमिक्स में जब सिल्वर सर्फर पब्लिकली सबको बता देती है कि गैलेक्टस आ रहा है और सब मरने वाले हो, तब 10 साल का टाइम भी मिलता है। इधर फैंटास्टिक 4 को लगता है कि ये काफी ज्यादा समय है, इसलिए वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। दूसरी तरफ जब ये समय खत्म होता है तब तक अर्थ के लोग इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि अब उनकी लगने वाली है और अर्थ के सभी लोग स्माइल के साथ मरने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। वहीं मरने से पहले वो एक काम और भी करते हैं कि वो फैंटास्टिक 4 को एक ट्रिब्यूट देते हैं। इसीलिए वो स्टैचू बनाते हैं पूरे शहर के बीचों बीच। और जैसा आपने झंडा और लोगों को उत्साहित देखा फैंटास्टिक 4 के लिए, वैसा ही कॉमिक्स में भी इनके लिए था। सेम गाड़ी जैसी कॉमिक्स में यूज हुई है वैसे ही मूवी में यूज हो रही है। गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर की वार्निंग वाला चीज है, वैसे ही हमें मूवी में दिखाया जा रहा है। वही है गिलबर्ट शो भी ऐसा लग रहा है कि ये गैलेक्टस से आने के पहले का ही होगा, जहां ये सभी लोग आखिरी बार फैंटास्टिक 4 को ट्रिब्यूट देना चाह रहे हो और शायद ये दुनिया के सभी लोगों ने अपनी मौत को स्वीकार भी कर लिया हो। लेकिन इन सिविलियंस के लिए एक आखिरी कोशिश ये भी होगी कि इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। जब गैलेक्टस के साथ बैटल होगी तब ये पूरी सिटी खाली होगी और जितने भी शहर के लोग हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा और इस काम में मदद ली जाएगी मोलमैन की, जिसको मूवी की शुरुआत में ही एक छोटे विलन के तौर पे दिखा दिया जाएगा। और जो गैलेक्टस के आने का काउंटडाउन वाला हिसाब चल रहा था वो भी यहाँ पब्लिकली होगा। वहीं इस कहानी में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का भी काफी अहम रोल है, जो एक म्यूटेंट होने के साथ इन्फिनाइट कॉस्मिक पावर भी रखता है। वो सीधा जाकर गैलेक्टस से भिड़ जाता है और इसका रेफरेंस भी हमें इस ट्रेलर में दिया गया।
हमने सेकंड ट्रेलर में देखा कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और मूवी के लास्ट में हमें फ्रैंकलिन भी देखने को मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें मिस्टर फैंटास्टिक कैसे झेल रहे हैं, जरा इसको भी देखते हैं। नंबर 1 गैलेक्टस आ रहा है। नंबर 2 अर्थ पर एक काउंटडाउन चल रहा है जहां गैलेक्टस उस डेट को फाइनली आ जाएगा। नंबर 3 सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट भी है और ये दुनिया खत्म होने वाली है। नंबर 4 कोई भी सुपर हीरो नहीं है इस यूनिवर्स में जो इनकी मदद कर सके। वही दूसरी तरफ हमारी फीमेल सिल्वर सर्फर शालाबाज से लेकर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि वो पिछले सिल्वर सर्फर की तुलना में कई ज्यादा इविल है, क्योंकि जब हमने पहली बार ये मेल सिल्वर सर्फर देखा था फैंटास्टिक 4 में, उसकी बातों से लग रहा था कि वो गिल्ड में है। जितना भी उसने ये काम किया है गैलेक्टस के लिए, दुनियाओं को गैलेक्टस को देना, नरसंहार करना, ये इस सिल्वर सर्फर के लिए एक गिल्ड बन गया था। कॉमिक्स में भी शालाबाल एक तरह से विलन के रूप में ही सामने आई है और मुझे नहीं लगता कि वो मूवी में हमारे पुराने सिल्वर सर्फर की तरह एक हीरो बन जाएगी। ये लगातार आगे भी यूज होती रहेगी और विलन के तरह ही सामने आएगी। वही जब आप इस ट्रेलर को आईमैक्स पे देखते हो तब चीजें और भी नजर आती हैं, जैसे इस तबाही का स्केल कितना बड़ा है। संडे शाम 7 बजे का ये डिनर टाइम भी अच्छे से नोटिस होता है और इधर जब सिल्वर सर्फर नीचे आती है तब इस दुनिया को और भी अच्छे ढंग से देख सकते हैं। वहीं इधर ये न्यूयॉर्क के लोग जिनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है और गैलेक्टस के साथ ये वाला सीन जिसके बारे में हमने इंट्रो में ही बात कर ली थी। अब ये काउंटडाउन पूरा कॉमिक्स की तरह तो है ही, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि यहाँ इन्हें कितना टाइम मिला है, क्योंकि जो हमने पिछली फैंटास्टिक 4 देखी 2007 वाली, वहाँ जैसे ही सिल्वर सर्फर आया उसके कुछ दिनों बाद ही गैलेक्टस आ गया। लेकिन यहाँ प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है और पीछे डेज और घंटे को देखकर बस इतना ही लग रहा है कि यहाँ पर इनको सिर्फ 40 या 50 ही दिन दिए होंगे। इन सब के अलग अगर हम एक एक कर इन सभी एलिमेंट पर बात करें तब चीजें हमें और भी क्लियर दिखाई दे सकती हैं। जैसे हमें ट्रेलर में 2 जगह सू स्टॉर्म को अलग अलग दिखाया गया, जहाँ जब हमने पहला टीजर देखा था तब यहाँ पर सू स्टॉर्म को इस हेयर स्टाइल में दिखाया गया जो काफी शॉर्ट है, लेकिन बाद में जब इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया और सू स्टॉर्म ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तब यहाँ पर इनके बाल जो हमने पहले टीजर में इनके बाल देखे थे ये उससे काफी लंबे हैं। तो ये देखकर तो क्लियर है कि मूवी के बीच में 4 या 5 साल के बीच का गैप तो दिखाया ही जाएगा। फिर इसके बाद इस ब्लैक बोर्ड के सारे मुद्दे एक जगह लाएं तब भी हमें कई सारी चीजें और भी रिवील होती हैं, जैसे ये वार्म होल जहाँ लिखा है एग्जिट और इंटर, फिर नीचे ये पेनरोज डायग्राम जिस पर मैं फुल डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ। फिर हमें नए ट्रेलर में कुछ फॉर्मूलास को क्रॉस होते हुए दिखाया गया, मतलब वो पूरे ढंग से सही नहीं है या वो यहाँ पर यूज नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ इस शॉट में एकदम नए पेनरोज डायग्राम को दिखाया गया। और इस ब्लैक बोर्ड में सबसे जरूरी मुद्दा यहाँ पर यह है कि नीचे यहाँ पर बहुत सारे हैक्स को बनाया गया है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हैक्स का यूज काफी समय से हो रहा है। सबसे पहले गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में दिखाया था जहां एक यूनिवर्स में किसी भी दूरी को सबसे कम किया गया था। फिर हमें द मार्वल्स में इसको दिखाया गया जहां इसका यूज दूसरे यूनिवर्स को खोलने के लिए हुआ, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि गलती से दूसरा यूनिवर्स खुल गया। वही ये हैक्स जैसा पोर्टल हमें आगे भी लगातार देखने को मिलता रहेगा, इसीलिए अगर इसको डिटेल्स में समझना है तो ये वाली वीडियो देख लेना प्लीज। वही इससे पहले भी कॉमिक कॉन में फैंटास्टिक 4 का ट्रेलर लीक हुआ था, उसमें भी एक ब्लैक बोर्ड था और वहां भी मिस्टर फैंटास्टिक बच्चों को पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्सल थ्योरीज के बारे में समझा रहे थे। फिर इसके बाद यहाँ जहाँ द थिंक अपनी ही पुरानी फोटोज को देख रहा है, इधर हम नीचे देख सकते हैं पंपकिन को, जो ये क्लियर करता है कि अक्टूबर का हॉलोवीन सीजन होगा। और जब द थिंक अपनी ही फुटेज टीवी में देखता है और ये लाइट चली जाती है, तब यहाँ ये वो पल हो सकता है जब ये पूरी दुनिया की लाइट चली गई हो। दोनों जगह सेम रात का ही समय है तो इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। इस सीन में भी द थिंग उसी ड्रेस में दिखता है जिसे हमने यहाँ पर देखा था, साथ ही यहाँ पर भी हम कद्दू को भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये तबाही वाला सीन जहाँ जॉनी स्टॉर्म उसका पीछा करने लगता है। फिर यहाँ इस जगह जहाँ चारों को सिल्वर सर्फर वार्निंग देती है। ये सारे सीन एक के बाद बैक टू बैक हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 चीज नोटिस करने वाली है। पहला तो सू स्टॉर्म यहाँ प्रेग्नेंट नजर आ रही है, दूसरा यहाँ इनके पैरों के नीचे कुछ मोमेंटो जैसा बनाया गया है। ये साफ क्लियर नजर तो नहीं आ रहा है, ना ही इसको ढंग से पढ़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि ये ट्रिब्यूट फैंटास्टिक 4 को तब दिया गया होगा जब इस पल से 4 साल पहले पूरे शहर को जब इन्होंने मोल मैन से बचाया था। फिर इसके बाद सिल्वर सर्फर आती है और जॉनी स्टॉर्म इसका पीछा करने लगता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने लगता है, उसकी फ्लेम्स बुझ जाती है और जैसे ही वो सिल्वर सर्फर के बोर्ड को छूता है तो सिल्वर सर्फर ढकेल के निकल जाती है और जॉनी स्टॉर्म नीचे गिरने लगता है। हमने पहले टीजर में भी यहाँ का एक फुटेज देखा पर वो दिन का था, लेकिन ऑफिशियल ट्रेलर में इस सीन को रात का कर दिया गया है। आप इन दोनों सीन के बीच का अंतर क्लियर देख सकते हो कि कैसे हमारा काटा जा रहा था। तो यही कुछ डिटेल्स नोटिस हुए हैं जिसको हम पिछले अपनी वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। और अब बढ़ते हैं अवेंजर डूम्सडे के लीक की तरफ। तो रूसो ब्रदर्स ने विक्टर वॉन डूम की चेयर की फोटो को हमारे साथ शेयर किया है और एक सेट वीडियो लीक हुआ है अनबॉक्स पीएचडी से।
सबसे पहले इस फुटेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस प्लेनेट पे इनकर्जन की वजह से जो केओस फैला हुआ है, मतलब शिप के कई सारे टुकड़े यहाँ अलग अलग पड़े हुए हैं। कोई दो स्टैचू है जो एक्समैन के यूनिवर्स के दो मेन कैरेक्टर के ऊपर होगी, मतलब प्रोफेसर एक्स भी हो सकते हैं या मैग्नीटो भी। फिलहाल इस सीन को देखकर मुझे लोकी सीजन 1 का पहला एपिसोड याद आ रहा है, जब मिस मिनट ने मल्टीवर्सल वॉर के बारे में बताया था। कई सारे शिप टूटे हुए पड़े थे, ये पूरा इसी चीज का रेफरेंस है। वहीं इस सेट फुटेज की बात करें तो ये देखने में डॉक्टर स्ट्रेंज लग रहे हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये आरडीजे भी हैं। चेहरा साफ नहीं देख सकते इसलिए कहना भी मुश्किल है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि यहाँ पर कॉस्ट्यूम और चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शायद 80s का एरा है और कोई बैक स्टोरी दिखाई जा रही है। मे बी यहाँ पर ये उस समय का हो सकता है जब रीड और डॉक्टर डूम एक साथ एक कॉलेज में थे, और अगर ये डॉक्टर स्ट्रेंज हैं और पुराने समय में दिखाई जा रहे हैं तो बताना मुश्किल है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिटेल्स ऐसी नहीं है जिस पर कोई भी थ्योरी बनाया जा सके। वहीं दूसरा मुद्दा ये भी है कि डूम्सडे की स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई है, इसीलिए केविन फाइगी ने ये बताया है कि वो सेट पर ही स्टोरी को रीराइट करते रहेंगे डे बाय डे। साथ ही 27 अप्रैल से डूम्सडे की फिल्मिंग भी शुरू हो गई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नए थे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो। मजे लो, लव यू एंड बाय। पावरफुल इंजन अभी वर्तमान में कोई टक्कर का इसका नहीं।